बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारे पास एक्चुअली जो करंट इश्यूज चल रहे हैं रिगार्डिंग इलेक्शन, जनरल इलेक्शन जो हो गए हुए, पॉलिटिकल रिजर्वेशंस अपनी जगह, तहफ़्फ़ुज़ात हर एक की अपनी जगह, लेकिन बाय द वे जो एक अभी भी चल रही है, लेकिन इसमें कुछ लीगल जो लकूनाज हैं या रहनुमाई है या गाइडलाइंस हैं, उसकी ज़रूरत समझी कि अपार्ट फ्रॉम सोशल मीडिया के जो कुछ चलता है, कैसे होता है शुरू से लेके एंड तक, लेकिन उसके लिए लॉ क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। विदाउट लॉ तो आप जा कोई नहीं सकते, कर नहीं सकते। हमारे यहाँ जो प्रिवेलिंग जो लॉ है, इलेक्शन एक्ट्स जो 2017 है, अमेंडेड 2013 है, हर साल अमेंड होता है, कोई ना कोई उसमें आता है। और इससे जो कनेक्टेड है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1976। और उसका जो ज़्यादातर प्ली ली जाती है सेक्शन 76 की और 33 की, लेकिन वो क्योंकि अब ज़्यादा इन्वोक नहीं होती, क्योंकि जो इलेक्शन एक्ट है बेसिकली एक कम्प्रिहेंसिव किस्म का लॉ है। अब इसके अंदर उन्होंने बकायदा जो चीज़ें करप्ट प्रैक्टिसेस और करप्शन और व्हाट्सएवर जो भी था वो सेक्शन 70 जो आपका है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है, और उसे यहाँ पे भी इन्वोक कर दिए हुए हैं इस सेक्शन एक्ट में भी। अब इसमें तरीका ये होता है कि वो तो पूरा एक चैप्टर है कि हमारा जो इलेक्शन एक्ट है, स्टेटमेंट है, उसमें चैप्टर 10 बनता है, जिसमें करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से बताया कि ऐसा क्या होगा और कौन से सर्कमस्टांसेस होंगे और कौन सी इरेगुलरिटीज़ इलीगैलिटीज़ कॉज होंगी ड्यूरिंग द इलेक्शन और पोलिंग, चाहे वो कैंडिडेट की तरफ से हो, उसके रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से हो, पोलिंग एजेंट की तरफ से हो, सरकारी ऑफिसर की तरफ से हो। तो वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी बेस पे इलेक्शन आपका वॉइड भी हो सकता है, यानी कलअदमी भी करार दिया जा सकता है। अच्छा, इन चीज़ों के बाद जो हमारे पास आता है वो आता है कि आया कि इस जब इलेक्शन हो जाते हैं तो इसमें कोर्ट्स का क्या रोल होता है। आप सब ने ये देखा होगा कि जैसे ही इलेक्शंस हुए हैं और अनाउंसमेंट हुई है, जो कैंडिडेट्स है विनिंग थे या लूजिंग थे, जो रनर अप थे, उन्होंने पिटीशंस लगानी शुरू कर दी हाई कोर्ट में। एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे जो भी पिटीशन ऑन दिस स्टेज आएगी वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टिव नेचर की होगी, अंडर आर्टिकल 199 के सिर्फ डायरेक्टिव नेचर होगी। ये डिसाइड नहीं कर सकते जो जजेस हैं, चाहे हाई कोर्ट का जो भी जज है, वो इसे डिसाइड नहीं कर सकता कि इसमें क्या इलीगैलिटी कॉज हुई है, कौन सा कैंडिडेट जीता है, कौन सा हारा है, कौन से जो वोट हैं ज़ाया कैसे हुए हैं, क्यों किए हैं रिजेक्शन, ये इसका मैटर ही नहीं है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि ऑन द स्पॉट दो चीज़ें होती हैं कि हाई कोर्ट में इसलिए जाया जाता है कि जो आपका इलेक्शन कमीशन है उसको रिस्ट्रेन किया जाए, रोका जाए फॉर द टाइम बीइंग, कि वो जो इस सीट के रिज़ल्ट हैं वो अनाउंस ना करें। अब हाई कोर्ट इंस्ट्रक्शंस देता कि फॉर द टाइम बीइंग टिल द अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स, हम उस पर भी बात करते हैं कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स क्या है, टिल द टाइम के इलेक्शन ट्राइब्यूनल ऑपरेटिव हो जाएं, और वो कब होते हैं वो भी बात करते हैं। तो तब तक के लिए इस सीट का रिज़ल्ट अनाउंस ना किया जाए, ये डायरेक्टिव नेचर का होता है। और साथ ही जो हाई कोर्ट्स होते हैं ऑन दिस स्टेज, वो जो कैंडिडेट होता है या पटिशनर होता है उसे ये कह देते हैं कि यू कैन मूव टू हाई इलेक्शन कमीशन फॉर दिस, और उसके बाद जो भी अब ये डायरेक्टिव नेचर होती है, और वो जो इलेक्शन रिज़ल्ट है वो रुक गया। अब इलेक्शन कमीशन ने इस डायरेक्टिव नेचर को देखते हो इलेक्शन रोक दिए। अब उसके पास बात क्या होता है कि जब फॉर्म 45 47, उसके बाद आता फॉर्म 49, जो कि फाइनल अपॉइंटमेंट
नोटिफिकेशन होता है किसी भी कैंडिडेट का, ही इज़ अ विनिंग कैंडिडेट और इलेक्टेड कैंडिडेट, तो उस 49 फॉर्म 49 के बाद हाई कोर्ट, जो मुतलका हाई कोर्ट होती है कंसर्न, चाहे वो केपी हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, सिंध हो, जो हमारे इस्लामाबाद है या पंजाब है, इनके जो चीफ जस्टिस साहबान हैं उनसे मशावरत करके, कंसल्टेशन करके एक या दो जज अपॉइंट किए जाते हैं सिटिंग फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स। उनमें से जो अपॉइंट किए जाते हैं, ये यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा कि जब ये इलेक्शन होते हैं ना प्रोविंशियल असम्बली या नेशनल असम्बली के, तो फिर हाई कोर्ट का जज ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल होता है। लेकिन अगर उससे बल्दियाती इलेक्शन होते हैं तो जो सेशन जज है, एडिशनल सेशन जज भी, वो भी इसमें इलेक्शन ट्राइब्यूनल अपॉइंट होते हैं। अब ये होता है कि इस स्टेज पे सिर्फ डायरेक्टिव नेचर होगी, इलेक्शन स्टे हो गया, रिजल्ट स्टे हो गया। जब वो वहाँ स्टे होता है तो उसके बाद फॉर्म 49 नोटिफिकेशन आने के बाद ये जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल अपॉइंट हो जाते हैं, फिर ये प्रॉपर पटिशन्स जाती हैं। उसका पूरा प्रोसीजर जो है चैप्टर 9 के अंदर हर तरह का, कि कैसे पटिशन्स होगी, क्या ग्रीवेंस होगी, क्या ग्राउंड्स होंगे, क्या इलीगल प्रैक्टिस पे प्रूफ्स होंगे, पटिशन की नेचर क्या होगी, लॉ कौन सा अप्लाई होगा। तो वो सेक्शन 139 से ऑनवर्ड जो चैप्टर 9 सेक्शन 139 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017, तो इसके अंदर सारा प्रोसीजर दिया गया है कि वो क्या होगा। उसके भी एक टाइम दिया गया किस तरह करके। हाँ, अभी एक और जो चीज़ नई ऐड हुई है वो ये कि हाई कोर्ट के अंदर ये स्पेशली कराची, जो सिंध हाई कोर्ट है कराची के अंदर, उस जो जजेस हैं उनमें से 2 जजेस ने एक ऑर्डर पास किया है कि इन जो ग्रीवेंसेस हैं, पटिशन्स हैं, इन पे फैसला करे इलेक्शन कमीशन विद इन 22 डेज़। अब वो एक अलग सिनेरियो है कि वो क्या है, वो करेगा, क्योंकि अभी भी जो इलेक्शन के 26 प्रोविंशियल असम्बलीज ऑल ओवर द पाकिस्तान एंड 10 जो है नेशनल असम्बली की स्टेक पे हैं, कि यानी रोकी हुई हैं इलेक्शन के रिजल्ट्स, और इसी पे वो फिर करेगा सेम क्वेश्चन जिन्होंने इलीगैलिटी उठाई है। अगर उन पे प्रेमा फेसाए, अगर कोई ऑन द फेस ऑफ इट अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है तो वो उस पर बिल्कुल स्टे कर देगा उस मैटर को। अब इलेक्शन ट्राइब्यूनल जब इस्टेब्लिश होते हैं उसके बाद फिर एक सीपीसी का रूल है, सिविल जजेस, ये वो सारा कुछ, तो ये हमारे यहाँ अप्लाई होता है। उसके बाद एविडेंसेस भी आते हैं, उसके बाद सारे हर चीज़ एवेल्यूशन भी होती है, नादरा भी अपना रिकॉर्ड देता है, वोट कॉस्ट कितने हुए हैं, उसके बाद उस जो रिजेक्शन कितनी है, ये वो। तो ये अभी वो स्टेज नहीं आई। हम सोशल मीडिया पे अक्सर ये देख रहे होते हैं कि हाई कोर्ट ने जो पटिशन्स थी उनको रद्द कर दिया, कहा कि इलेक्शन कमीशन जाओ, कि इस तरह होता। तो ये नहीं होता, क्योंकि एक प्रोसीजर है, एक ऑन द स्पॉट आपके पास एक ही ग्रीवेंस रिड्रेसल का अदारा होता है, वो है हाई कोर्ट। आपकी रिट जो रिस्ट्रिक्शन पड़ी हुई है, जो कोई भी जा सकता है वहाँ से, सिर्फ एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेना है। अल्टीमेटली टिल द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन ट्राइब्यूनल ये सारे मैटर इसी तरह स्टॉप होने, और वो किसने कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन बाय द हाई कोर्ट, कंसर्न हाई कोर्ट टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और इलेक्शन कमीशन विल स्टॉप दिस द रिजल्ट एनी पर्टिकुलर सीट्स, चाहे वो नेशनल असम्बली हो, प्रोविंशियल असम्बली हो। उसके बाद इलेक्शन ट्राइब्यूनल का एक प्रोसीजर है कि 45 डेज़ के अंदर अंदर आप वहाँ पटिशन लेके जा सकते हैं, आप एविडेंसेस ये वो हर चीज़ देंगे, तो वो एक अलग से प्रोसीजर है। तो ये जो मिसकंसेप्शन है कि हाई कोर्ट ने उन्हें रेफ़र कर दिया या वहाँ जाके करने का कहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी ग्रीवेंस जो थी वो रिड्रेस होगी या रिजेक्ट होगी है। कतन इसका अभी तक कोई नहीं है, वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल करेगा और उसी का ही राइट है। उससे पहले वक्ती तौर पे आपकी ग्रीवेंस को रिड्रेस होता है ताकि आपका नुकसान फर्दर ना हो। तो ये चंद गुजारिशात हैं। इसके हवाले से जो हमारे यहाँ सबसे अच्छी जजमेंट है, उसके अंदर फर्दर भी जजमेंट्स हैं,
2017 SCMR 1855 की, उसके अंदर खोल के हर चीज़ बताई गई है। और उसके बाद भी उसकी 2016 SCMR 77 भी हमारे पास पड़ी हुई है कि ये जब ऐसा होगा तो क्या होगा, क्या मामलात होंगे। अपार्ट फ्रॉम के जो हमारे यहाँ एक चलता है कि हर जीतने वाला यही कहता है कि मैं सही जीता हूँ, हारने वाला कहता है कि धांधली हुई है। तो वो उसको रिड्रेसल के लिए ये सारा कुछ होता है। और अब देखते हैं इंशाल्लाह जब, और वो 3 दिन बाद, और एक बात याद रखिए, ये 3 दिन बाद जब फॉर्म 49 हो जाता है, 3 दिन बाद इस्टेब्लिश हो जाते हैं इलेक्शन ट्राइब्यूनल और अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तब तक के लिए देखते हैं कि क्या होता है। और आज या कल कंप्लीट आ जाएंगे रिज़ल्ट जो इलेक्शंस के हैं। तो बाय द वे जाने चाहिए थे, लेकिन चलें जो भी है, हम कानूनी बात करेंगे तो उसके बाद ही इसका फर्दर कुछ हो सकता है। तो नेक्स्ट जो अपडेट होगी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।